हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। तो आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान अधिनियम की धारा 59 से लेकर 61 तक के बारे में, जहाँ पे तीन डॉक्ट्रिन्स बताए गए हैं, तीन सिद्धांत बताए गए हैं। यदि मान लीजिए एक व्यक्ति है, वो किसी अन्य व्यक्ति बी नाम का व्यक्ति है, उससे क्या करता है, कुछ उधारी पैसे लेता है, दो या अधिक ऋण उससे ले लिए हैं। अब उनका भुगतान, अब मान लीजिए ये जो है उसका भुगतान सिर्फ एक ही का कर सकता है, तो वो कौन से ऋण का भुगतान माना जाएगा, इसके बारे में यहाँ तीन सिद्धांत बताए गए हैं, जिसमें कहता है एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट्स। तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे आज के सेशन में। बने रहेंगे एंड तक हमारे साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अब हम यहाँ पे जिन तीन सिद्धांतों की बात करते हैं, पहले तो आप एग्जाम्पल से समझ लीजिए कि ए नाम का व्यक्ति है, वो बी से क्या किया है, 3 बार उधारी पैसा लिया। अब 3 बार पैसे तो ले लिए, जब एक चीज़ के चुकाने की बारी आती है तो सिर्फ एक बार पैसा दे सकता है। अब वो पैसे सिर्फ एक ही बार के लिए हो सकते हैं। अब तो कौन से ऋण का ये पैसा चुका रहा है, अब उसके लिए तीन सिद्धांत बताया गया है। तो पहला कहता है, जो धारा 59 में बताया गया है, ऋणी द्वारा विनियोग यानी एप्रोप्रिएशन बाय डेटर। अगर जो डेटर है, जो ऋणी है, वो डिसाइड कर सकता है वो कौन सा ऋण चुकाना चाहता है। दूसरा कहता है ऋणदाता द्वारा विनियोग, यानी कि जो क्रेडिटर है, ठीक है, यहाँ पे क्रेडिटर होगा, एप्रोप्रिएशन बाय क्रेडिटर, जो ऋणदाता है, जिसने ऋण दिया है, वो डिसाइड कर सकता है, उसके पास अधिकार है। अगर यह डिसाइड नहीं करता, ऋणी डिसाइड नहीं करता, डेटर डिसाइड नहीं करता, तो क्रेडिटर डिसाइड करेगा। ठीक है। तीसरी चीज विधि द्वारा विनियोग यानी एप्रोप्रिएशन बाय लॉ। ठीक है, यहाँ पर भी गड़बड़ है, यहाँ पे क्या होगा, एप्रोप्रिएशन बाय लॉ। ये तीन चीज़ें बताई गई है। अब इन तीनों को यहाँ पे हम डिस्कस करें। यदि पहला चीज आता है, कहता है पहला सेक्शन धारा 59, जहाँ की वह ऋण उपदर्शित हो जो जिसका उन्मोचन किया जाना है, वहाँ संदायों का उपयोजन। ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पहले तो यहाँ पे बेरेक्ट में देखें तो बेरेक्ट क्या कहता है, जहाँ की कोई ऋणी जिस पर एक व्यक्ति के कई सुभिन्न ऋण हो। अर्थात कहने का मतलब क्या है कि कोई ऋणी है जिस पर किसी व्यक्ति के कई प्रकार के ऋण हैं, यानी एक बार तो ऋण लिया, दोबारा ऋण लिया, लोन लिया या उधारी लिया, तीसरी बार ले लिया, जितनी बार भी हो, यानी 2 से अधिक बार है, 2 या 2 से अधिक बार ऋण ले लिया। अब उस व्यक्ति को या तो अव्यक्तः प्रज्ञापना सहित या ऐसी परिस्थिति में जिनसे विवक्षित हो वह संदाय किसी विशिष्ट ऋण के उन्मोचन के लिए उपयोजित किया जाना है। तो कोई संदाय करता है, वहाँ संदाय को यदि प्रतिगृहित कर लिया जाता है तदनुसार उपयोजित करना होगा। यानी कि यहाँ पे कौन डिसाइड कर रहा है, यहाँ पे ऋणी यानी जिसने उधारी पैसा लिया होगा, कि जिसने उधारी पैसे लेने का कॉन्ट्रैक्ट किया होगा, संविदा की होगी, जिसको उधारी मिला होगा पैसा, वो क्या कर रहा है, वो डिसाइड करना चाहता है कि वो कौन से ऋण का यहाँ पे संदाय करना चाहता है। तो यहाँ पे पहला अधिकार किसको मिल गया, जो डेटर है उसको यहाँ पे अधिकार मिल जाता है। इसका एग्जाम्पल यहाँ पे देखें, दृष्टांत क्या कहता है, आप बेरेक्ट में देखो, बेरेक्ट में ही आपको दृष्टांत मिल जाएगा। पहला है, कहता है कि अन्य ऋणों के साथ साथ एक वचन पत्र पर, यानी कि कई ऋण तो लिए ही है, साथ ही साथ में एक वचन पत्र पर भी ऋण लिया है, और जो वचन पत्र पर ऋण लिया था उसको 1 जून को शोध होना था, यानी 1 जून को इसको ड्यू होना था ये पैसा। अब जब ये ड्यू हुआ और खा जो है, ठीक है ना, खा का 1000 रुपये का देनदार है, यानी कि जो का है, यानी ए नाम का व्यक्ति है, वो इसको बी को देने थे कितने पैसे, 1000 रुपये देना था इसको। अब यहाँ पे खा को उसी रकम के किसी अन्य ऋण का देनदार नहीं है, यानी कि 1000 अन्य ऋण तो लिए ही थे, लेकिन वो 1000 रुपये का ऋण नहीं था, सिर्फ एक ही ऋण था जो 1000 रुपये का था। अब जब 1 जून को यहाँ पे खा को का 1000 रुपये देता है ना, तो इसका मतलब ये होता है कि जिस ऋण को इसने 1000 रुपये जो लिया था, उधारी लिया हुआ था ना, उसको चुकाने के लिए पैसे दे रहा है, कोई अदर ऋण चुकाने के लिए नहीं। हो सकता है इसके पहले 500 रुपये भी लिया हो या फिर 1500 रुपये लिया हो। तो उसका मतलब क्या है, जो 1 तारीख को यहाँ पे ड्यू होना था और 1 तारीख को ये पैसे देना चाहता है ए, किसको, बी को। तो यहाँ पे जो 1000 रुपये दे रहा है ना, वो किसके लिए है, जो वचन पत्र पे था ना, उसने उधारी ली थी, उस ऋण को ये चुकाना चाहता है। तो यहाँ पे अधिकार किसको मिल रहा है, ऋणी को यहाँ पे अधिकार मिल रहा है, जिसने ऋण लिया हुआ है। वो विनियोग जहाँ जैसा विनियोग करना चाहे वो कर सकता है। दूसरा एग्जाम्पल देखें, अन्य ऋणों के साथ साथ खाको का 567 रुपये का देनदार है, यानी कि जो ए है वो उसको बी को कितना देना था,
567 रुपये। का से खा इस राज्य के संदाय की लिखित मांग करता है। यानी कि जो ए है ना, ए ने तो उधार लिया था, अब बी ने क्या किया, इस 567 रुपये का उधारी जो था उसको मांगता है, लिखित रूप में मांगता है कि भाई 567 रुपये जो लिए थे उसको दे दो। भाई इसने क्या किया है, स्पेसिफिक उसी ऋण को मांगा है इसने, किससे, ए से। तो यहाँ पे अगर ए उस ऋण को चुकाता है ना, तो यहाँ पे ये माना जाएगा कि ये वही उधारी है जिसके लिए यहाँ पे 567 रुपये दिया गया था। कोई अदर ऋण भी था लेकिन उसको चुकाने के लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो लिखित रूप में डिमांड की जा रही है ना ऋणदाता की ओर से, जिसने ऋण दिया था कि भाई स्पेसिफिक जो ये ऋण है ना, जो लोन था, आप उसको वही चुकाना, जो उधारी था इसी को चुकाना है। बाकी अदर जो ऋण है वो भी तो चुकाने हैं लेकिन बाद में चुकाने हैं। तो यहाँ पे ये तो डिसाइड हो गया ना कि कौन से ऋण चुकाना है पहले। ठीक है, तो ये उपयोग किए हैं जिनके संदाय की मांग खाने की थी, यानी कि बी ने जो डिमांड की थी उसी के अनुसार इसका ऋण चुका दिया गया। अब इसी को ना एक सिद्धांत के रूप में बताया गया था, ऋणी द्वारा विनियोग। ठीक है, तो यहाँ पे इस बात इस सिद्धांत को किस केस के माध्यम से लाया गया है, हेनरी क्लेटन। ये 1816 का ये केस था जिसके माध्यम से इस सिद्धांत को स्वीकार किया गया था। अर्थात इसका कहना था कि जो ऋणी है, यानी कि जो डेटा जिसने उधारी लिया, जो देनदार है ना, उसके पास ये अधिकार रहता है कि वो क्या कर सकता है, ये डिसाइड कर सकता है कि कौन से ऋण को वो चुकाना चाहता है पहले, और जो ऋण वो दे रहा है, जो पैसे दे रहा है, वो कौन से ऋण को चुकाने के लिए वो दे रहा है। तो ये क्या हो गया, ऋणी द्वारा विनियोग। हेनरी क्लेटन के बाद में इसको सिद्धांत को अपनाया गया था। अब दूसरा आता है आपका सिद्धांत यहाँ पे ऋणदाता द्वारा विनियोग, यानी ऊपर ऋणी द्वारा था, अब दूसरा सिद्धांत क्या है, ऋणदाता द्वारा विनियोग। जहाँ की वह ऋण उपदर्शित ना हो जिसका उन्मोचन किया जाना है, वहाँ संदाय का उपयोजन, यानी कि कौन से ऋण का यहाँ पे चुकाया जा रहा है, अगर इसका उपदर्शित नहीं है तो फिर यहाँ पे क्या होगा, जहाँ की ऋणी ने प्रज्ञापित नहीं किया है कि कोई परिस्थितियाँ नहीं है जिनसे उपदर्शित हो कि संदाय किस ऋण के लिए उपयोजित किया जाना है। यानी कि पैसे तो चुका रहा है वह व्यक्ति जिसने उधार लिया था, लेकिन ये डिसाइड नहीं हो रहा है कि, और ना ही ये परिस्थितियाँ ऐसी बता रही है कि कौन से ऋण के लिए वो पैसा दिया जा रहा है। तब वहाँ पे जो लेनदार है ना, स्वविवेकानुसार उसे किसी विधिपूर्ण ऋण मध्य उपयोजित कर सकेगा जो ऋणी द्वारा उसे वस्तुतः शोध या देय हो, चाहे वह वसूली बादों की परिसीमा संबंधित तत्समय प्रवृत्ति विधि द्वारा पारित हो या ना हो। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका कहने का मतलब ये जो सिद्धांत ऋण द्वारा विनियोग ना, यानी कि ऋणी तो उस पहले बार सिद्धांत में डिसाइड कर लिया है कि कौन से ऋण को चुकाना चाहता है पहले, लेकिन यहाँ पे कोई पैसे तो दे रहा है, लेकिन ये डिसाइड नहीं हो पाया कि कौन सी ऋण के लिए पैसा कौन सी उधारी चुकाने के लिए ये पैसा दिया जा रहा है। तो वहाँ पे जो ऋणदाता है ना, वो डिसाइड कर सकता है, उसके पास ये अधिकार आ जाता है कि वो डिसाइड कर ले कि कौन से ऋण को चुकाना चाहता है पहले, जिसका ब्याज कम है वो वाले उधारी चुकाना चाहता है, ख़त्म करना चाहता है, या फिर जो काल अवरोधित हो, यानी टाइम बार जो यहाँ पे उधारी रहता है ना, उसको चुकाने के लिए यहाँ पे दिया रहा। तो ये किसके पास अधिकार रहता है, ये अधिकार रहता है आपका ऋणदाता के पास, यानी कि क्रेडिटर के पास। आ गई बात समझ में। अब तीसरा आता है आपका धारा 60। धारा 60 ये थोड़ा अलग कहता है, ऊपर ऋणी को दे दिया अधिकार और दूसरा अधिकार किसको दे दिया, दूसरे सिद्धांत में ऋणदाता को दे दिया। अब यहाँ पे दे देता है विधि को। भाई अगर आप ऋण जो ऋणी है वो नहीं डिसाइड कर पा रहा है कि कौन से ऋण को चुकाना है, अगर उसने डिसाइड नहीं किया, ऋणदाता भी डिसाइड नहीं करना चाहता, तो यहाँ पे जो विधि है ना वो डिसाइड करेगी। जहाँ की दोनों पक्षकारों में से कोई भी विनियोग नहीं करता वहाँ संदाय का उपयोजन, जहाँ की दोनों पक्षकारों में से कोई भी विनियोग नहीं करता वहाँ वह संदाय समय क्रमानुसार ऋणों के उन्मोचन में उपयोजित किया जाएगा। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब विधि द्वारा मतलब क्या हो गया कि अगर यहाँ पे दोनों ने डिसाइड नहीं किया तो कौन से ऋण को चुकाना है पहले, कौन सी उधारी को खत्म करना है, समाप्त करना है, तो यहाँ विधि क्या समझती, विधि कहती है कि भाई जिस ऋण को, जिस उधारी को आपने पहले लिया था, अर्थात अगर 1 तारीख को आपने 10,000 का लोन लिया था तो यहाँ पे पहले 10,000 वाला चुकाया जाएगा। उसके बाद अगर आपने 15 तारीख, एक के बाद 15 तारीख को आपने 5,000 रुपये लिया था तो 5,000 बाद में चुकाया जाएगा। या फिर ये भी कहता है कि अगर यदि ऋण समकालिक हैं तो संदाय कर 1 के उन्मोचन में अनुपात उपयोजित किया जाएगा। अर्थात जो ए है, ठीक है, इसने बी को 2 ऋण दिए, ठीक है, एक 5,000 का, एक 10,000 का,
अब यहाँ पे और तारीख की कौन सी थी, 2 तारीख को दोनों ऋण दिए गए थे। अब यहाँ पे क्या हुआ कि भाई तारीख तो एक ही थी, एक ही टाइम पे दिया गया था, तो अब क्या करे विधि, विधि ये करेगी कि जो भी यहाँ के अब भी जो चुकाना चाहता है ना, जितना पैसा देना चाहता है वो समान रूप से डिवाइड किया जाएगा, अनुपात में, रेशियो में डिवाइड किया जाएगा कि कौन से ऋण को चुकाया जाना है। तो आधा कुछ इसके हिस्से में आ जाएगा 10,000 वाले में, कुछ 5,000 वाले में। यहाँ पे ये चीज़ कहता है, तो ये रहता है विधि द्वारा विनियोग। तो ये हो गया आपका सेक्शन 59, 60 और 61। ये 3 सेक्शन हैं जो आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ।